Hey there, I wish you all are doing fine. आज हम बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर के ही कंटिन्यूशन में डिस्कस करने जा रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। इसके पहले मैंने बहुत अच्छे से आपको जो भी बेसिक्स होते हैं न्यूरॉन्स के बारे में एंड न्यूरॉन्स के डिफरेंट जो भी कंपोनेंट्स हैं लाइक एक्सॉन डेंड्राइट्स, एक्सॉन एंड सिनेप्सिस, एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन देम इन डिटेल. So if you haven't watched the lecture, link is in the description. Just go and check it out. फिर इसके बाद हम देखने वाले हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में. सेंट्रल नर्वस सिस्टम का यहाँ पे बेसिक पूरा दिया हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन दिया हुआ है. उसको हम लोग यहाँ पे पिक्टोरियल फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं, विच विल बी क्वाइट ईजी टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. द ह्यूमन नर्वस सिस्टम, इसके बेसिकली देखो दो तरीके से यहाँ पर डिवीजन हुए हैं. एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, दूसरा आपका पेरीफेरल नर्वस सिस्टम है. हमारा मेन कंसर्न यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे रहेगा, ठीक है, जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बना हुआ रहता है. तो इफ़ समवन आस्क यू अबाउट इट कि क्या चीज़ है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो सिंपली ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की मिली भगत से मिलजुल के दोनों ने बनाया होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को. देखो ब्रेन की भी जो कंपार्टमेंटलाइजेशन हुआ है वो तीन तरीके से है. एक आपका हाइंड ब्रेन है, एक मिड ब्रेन है, एक फोर ब्रेन है. यहाँ जो हाईलाइट किया गया ना, जैसे ये एरिया है हाइंड ब्रेन का, ठीक है. ये है आपका फोर ब्रेन जो सामने में रहता है, और बाकी जो भी बचे हुए पोर्शन है एक्सेप्ट फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन वो मिड ब्रेन में आते हैं. देखते हैं हाइंड ब्रेन में क्या क्या आता है. सेरिबेलम, पोन्स, मेड्यूला, ये तीन चीज़ तो आपको आई विश पता है. फिर उसके बाद में और अच्छे से इंडिविजुअली ब्रेन का डायग्राम दिखा के भी इसको एक्सप्लेन करूँगी, तो डोंट वरी अबाउट इट. और रेटिकुलर फॉर्मेशन, वहीं पे रेटिकुलर फॉर्मेशन इज़ ऑल्सो ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ मिड ब्रेन. फिर आते हैं फोर ब्रेन पे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है पूरे ब्रेन का, कॉम्प्लिकेटेड भी है. थैलेमस, हाइपोथैलेमस, लिम्बिक सिस्टम, सेरिब्रम, जस्ट ये वर्ड्स अभी देख लीजिए. आई एम गोना एक्सप्लेन ईच ऑफ दिस इन डिटेल. फिर स्पाइनल कॉर्ड, अब स्पाइनल कॉर्ड में भी कुछ कुछ डिवीजन हुए रहते हैं, लुम्बार, ये वो भी हम देखेंगे. फिर अब आते हैं पेरीफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में. पेरीफेरल नर्वस सिस्टम भी दो तरीके से डिवाइड हुआ है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. सोमैटिक है, वॉलेंटरी है. वॉलेंटरी मतलब इट इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बीइंग, हमारे कंट्रोल में होगा वो, है ना. और वहीं पे ऑटोनॉमिक क्या है, इनवॉलेंटरी है, मतलब उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक. सोमैटिक नर्वस सिस्टम जैसे हम हैंड का मूवमेंट कर रहे हैं, वो सब चीज़ तो हमारे कंट्रोल में है ना, ठीक. वैसे ही है. सोमैटिक में भी दो टाइप होते हैं, एफरेंट, डिफरेंट. एफरेंट मतलब इनकमिंग, एफरेंट आउटगोइंग. फिर वहाँ पे इनवॉलेंट्री के केसेस में सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, दो टाइप यहाँ पे भी ऑब्जर्व किए जाते हैं. क्या क्या चीज़ें कैसा है वो हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे. सबसे पहले देख लेते हैं कि आखिर ये ऑर्गेनाइज किस तरह से हुए रहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कैसे हुआ रहता है हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम का. वैसा तो नहीं है कि सारी चीज़ें ऐसी बस फेंक के पड़ी हुई हैं, नो. बहुत ही सिस्टमेटिकली हमारी बॉडी का फंक्शन हो रहा होता है, बहुत अच्छी तरीके से भगवान ने सोच समझ के हमें बनाया हुआ होता है. देखिए जैसे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो रहता है ना, उसमें मेजर तो दो ही अपने वो रहते हैं कंपोनेंट्स. एक आपका ब्रेन हुआ, दूसरा आपका स्पाइनल कॉर्ड है. और ये दोनों मिल के ना 90% से भी ज़्यादा हमारी बॉडी के न्यूरॉन को कंप्राइज कर रहे होते हैं. अब सेंट्रल की तो बात हुई. पेरीफेरल, पेरीफेरल क्या होता है. पेरीफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है ना, वो आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को हमारे दूसरे ऑर्गन से कनेक्ट कर रहा होता है. क्या कैसे कनेक्ट करता है, आपके सेंस ऑर्गन से, है ना. आईज, नोज, ईयर्स, टंग, ये सब सेंस ऑर्गन ही तो है ना. मसल से, हमारे ग्लैंड से हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कनेक्शन बना रहा होता है. कौन, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम. अब काम क्या है इसका, सिंपल है, मैसेंजर का काम है भैया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का. कोई भी सिग्नल को ब्रेन से दूसरे ऑर्गन तक ले जाना, दूसरे ऑर्गन से ब्रेन तक लाना, बस इतना ही काम होता है हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का. ओके, तो ये तो था थोड़ा बेसिक. अब ये डायग्रामेटिकली देख लेते हैं एक बार. ये देखिए सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, है ना. सेंट्रल में क्या क्या बताया था मैंने, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन, दो चीज़ें हुई. फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये देखिए थ्रू आउट द बॉडी प्रेजेंट है ये, लेकिन स्टार्ट ये कहाँ से होगा, स्पाइनल कॉर्ड से या फिर ब्रेन से. टर्मिनेट कहाँ पे हो जाएगा, रिस्पेक्टिव ऑर्गन में, है ना. सपोज किसी ने
किसी के हाथ में कुछ गर्म चीज़ पड़ गई है ना, उसका हाथ जल गया, तो वो इमिडिएटली हाथ को ऐसे दूर हटाता है। कैसे? उसको पता कैसे चला? क्या मैकेनिज्म है भाई? कुछ तो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं हमारे हाथ के भी सरफेस पे, वो रिसेप्टर्स ने मैसेज भेजा। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का काम है अब यहाँ पे, वो लेके गया स्पाइनल कॉर्ड तक, फिर देन ब्रेन तक, फिर ओके हाँ हाथ हटाना है, ऐसे एक मैसेज गया। देन रिफ्लेक्स एक्शन विच इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के ही कंट्रोल में हमारे रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं। रिफ्लेक्स एक्शंस क्या हैं ये सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगी बाद में। हम लोग एक एक चीज़ के बारे में यहाँ पे डिटेल में देखेंगे कि हाउ एक्चुअली अवर बॉडी वर्क, व्हाट इज़ द मैकेनिज्म। बट अभी हमारा व्यू पॉइंट साइकोलॉजिकल स्टडी है ना, तो इतना सा हम डीपली बायोलॉजी में नहीं जाएंगे, बिकॉज our main concern is to learn about the biological system, how it works with respect to psychology। ठीक है, फिर ये देखिए यहाँ पे लुम्बार नर्व्स, सैक्रल नर्व्स, थोरैसिक, सर्वाइकल और ये क्रेनियल है। नर्व्स के नंबर्स एंड काउंट्स को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, लाइक 12 क्रेनियल नर्व्स, 8 सर्वाइकल, 12 थोरैसिक, 5 लुम्बार एंड 5 सैक्रल नर्व्स। दिस इज द सेरिबेरम एंड दिस इज द सेरिबेलम। सेरिबेलम एंड सेरिब्रम दोनों ही अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। लाइक जो हमारा सेरिबेलम है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन, बट सेरिब्रम is a part of forebrain. So don't get confused between the two terminologies. They may sound similar but they are not. अब देखते हैं what is spinal cord। सबसे पहले डिस्कस करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट के बारे में, जो क्या है स्पाइनल कॉर्ड। इसके बाद हम ब्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे। स्पाइनल कॉर्ड जो होता है ना, वो स्कल से शुरू होता है एंड एंड होता है टेल बोन पे जाके। तो स्पाइनल कॉर्ड के एंड को हम टेल बोन कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है ना, एक मोटर पाथवे होता है, एक पाथवे होता है जहाँ पे कोई भी इन्फो ब्रेन से आती है एंड वो फिर चली जाती है, नीचे चली जाती है। ठीक है, ये देखिए देयर आर मोटर पाथवे कमिंग डाउन फ्रॉम द ब्रेन एंड एक सेंसरी पाथवे होता है जो कि ब्रेन तक जा रहा होता है। तो स्पाइनल कॉर्ड एक्ट एज अ मीडियम समटाइम्स। ठीक है, जो मोटर पाथवे है इट विल गो डाउन फ्रॉम द ब्रेन, सेंसरी पाथवे है वो कोई भी इंफॉर्मेशन को लेकर ऊपर जाएगा ब्रेन तक। अब इन्फॉर्मेशन या फिर मैसेजेस ब्रेन तक पहुंचाने और लाने के अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है स्पाइनल कॉर्ड का, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। क्या? रिफ्लेक्स एक्शन। अभी मैंने वो चीज़ एक्सप्लेन की थी कि कभी भी जैसे कि कोई मोमबत्ती हुई या किसी भी फ्लेम में आपका हाथ आ जाता है, तो ऑटोमेटिकली देयर विल बी अ ट्रिगर, देयर विल बी अ ट्रिगर इन मोटर न्यूरॉन्स, जो कि आपको इंस्ट्रक्ट करते हैं कि यू आर सपोज टू पुल योर हैंड अवे फ्रॉम द फ्लेम। ऐसा तो नहीं होता कि कहीं पे हाथ जल रहा है और हम कंटिन्यूसली अपने हाथ को वहीं पे रखे हुए हैं। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट, बिकॉज ये रिफ्लेक्स एक्शन होता है ना। तो रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है वो एकदम तुरंत से हीट ऑफ द मोमेंट पे एक्शन लेने के लिए हमको कंपेल करता है। इट इज़ नॉट अंडर आर कंट्रोल, ये वॉलेंटरी उतना नहीं है, ये स्पाइनल कॉर्ड के कंट्रोल के अंडर है। कोई भी जैसे पिन हुआ, पिन पे चुभा, तुरंत हम हाथ को दूर करेंगे। तो ये सब चीज़ें रिफ्लेक्स एक्शन में ही आती हैं। किसके कंट्रोल में होती है? स्पाइनल कॉर्ड के। तो यहाँ हमने स्पाइनल कॉर्ड के दो फंक्शंस देख लिए। अब चलते हैं ब्रेन। ब्रेन का क्या फंक्शन? देखो, ह्यूमन ब्रेन जो है ना, वो मिलियंस ऑफ ईयर को बहुत पहले से इवॉल्व होता चला आया है। जैसे जैसे अगर आपने इवोल्यूशन पढ़ा होगा तो हम कभी होमो सेपियंस होने के पहले होमो निएंडरथल्स थे, होमो इरेक्टस थे, ऐसे ऐसे करके बहुत से कुछ कुछ स्टेजेस थे, रैमापिथिकस, ड्रायोपिथिकस, इस तरह से बहुत स्टेजेस हुए, फिर जाके इवॉल्व होकर हम फाइनली होमो सेपियंस में आए हैं। तो उसी तरह हमारी बॉडी के साथ साथ, पोस्चर के साथ साथ हमारा ब्रेन भी इवॉल्व होता गया, ब्रेन की कैपेसिटी भी इवॉल्व होती गई, ब्रेन का साइज़ भी डेवलप होता गया। तो बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है और ये एक प्रोडक्ट है, हमारा ब्रेन एक प्रोडक्ट है लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन का। ठीक है, तो इसमें कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऐड होते चले गए। जैसे देखा होगा, कोई कंप्यूटर को ले लो या फिर कोई मोबाइल फ़ोन, किसी भी गैजेट को ले लो, ह्यूमन की कन्वीनियंस के हिसाब से किस तरह से गैजेट्स इवॉल्व होते गए। पहले बहुत बड़े साइज़ का एक टेलीफोन आता था, फिर समहाउ उसको कैसे कैसे करके मॉडिफाई करके बनाया गया कि वो छोटे से साइज़ में होके पॉकेट फ्रेंडली फ़ोन बन गया। नाउ यू कैन कैरी इट एनीवेयर। बट टेलीफोन को क्या हम ऐसे इजीली कैरी कर सकते थे? ऑब्वियसली नॉट। तो ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें बदलती जाती हैं। सिमिलरली हमारा वो कॉम्प्लेक्स सा ब्रेन भी बदलता चला गया, है ना, और भी स्ट्रक्चर्स उसमें ऐड होते चले गए।
तो जैसे कि यहाँ पे 3 लेयर जो कि इवॉल्व हुए, अब उसको हम देखते हैं। पहला प्रिमिटिव सेंट्रल कोर, फिर लिम्बिक सिस्टम, फिर सेरिब्रल हेमिस्फीयर। सब ये क्या क्या है, इसको हम एक एक करके आराम से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं द प्रिमिटिव सेंट्रल कोर। वो पॉइंट स्कल का जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड एंटर करता है वो है हाइंड ब्रेन का पोर्शन, जो सबसे पीछे वाला पोर्शन है ब्रेन का, जैसे हम ऑलरेडी देख चुके हैं इमेज में। तो हाइंड ब्रेन जो है वो सबसे पुराना एक पोर्शन हो सकता है, कहना चाहिए स्कल का, बिकॉज वो प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स में पाया जाता था। प्रिमिटिव मतलब कि पुराने, जो सबसे पुराने वर्टिब्रेट्स हुआ करते थे, हमारे एंसेस्टर्स होते थे, उनमें भी हाइंड ब्रेन प्रेजेंट होता था। तो वो ऑलमोस्ट अभी हर किसी में पहले भी मिलता था, अब भी मिलता है। ठीक है, ये सबसे पुराना पार्ट, अर्लीस्ट पार्ट है हमारी ब्रेन का, जो कि इवॉल्व हुआ है विथ टाइम। हाइंड ब्रेन में का वो पोर्शन जो स्पाइनल कॉर्ड के सबसे पास में है वो है मेड्यूला, या फिर लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन। ठीक है, व्हाट इज नोन एज मेड्यूला। मेड्यूला जो है वो हमारी बॉडी के इनवॉलेंट्री एक्शंस, इनवॉलेंट्री इन द सेंस एक्शंस विच आर नॉट इन आवर कंट्रोल। फॉर इंस्टेंस ब्रीथिंग, कैन यू कंट्रोल योर ब्रीथिंग? ऑब्वियसली यू कैन, बट नॉट एवरी टाइम, बिकॉज अगर रोकने के लिए भी बोले तो फॉर अ सर्टेन टाइम यू कैन स्टॉप योर ब्रीथिंग, बट पॉइंट ऑफ टाइम विल कम जहाँ पे आपको फिर अपनी सांसें से छोड़नी पड़ेगी। यू कैंट स्टॉप इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। एंड हार्ट बीट, वो तो कोई रोक ही नहीं सकता, इट इज़ नॉट इन अंडर आवर कंट्रोल। दैन ब्लड प्रेशर, दिस आर सर्टेन थिंग्स जो इनवॉलेंट्री हैं, विच कुड नॉट बी कंट्रोल बाय ह्यूमन बींग्स। देन मेड्यूला ऑब्लोंगेटा के पास में ही पॉन्स करके एक रीजन होता है। उस रीजन का काम क्या है? स्लीप वेक साइकिल को मेंटेन करना। अब ये स्लीप वेक साइकिल क्या है? लाइक आपने देखा होगा कि अगर हम कुछ, जैसे हैबिट होती है 6 आवर्स सोने की, तो 6 आवर्स के बाद ऑटोमेटिकली हमारी नींद खुल जाती है। ऐसा बहुत टाइम होता है, तो इसको बायोलॉजिकल साइकिल या फिर बायोलॉजिकल स्लीप साइकिल भी बोलते हैं। फिर आते हैं ब्रेन स्टेम पे। ये पोर्शन होता है ब्रेन का स्पाइनल कॉर्ड और सेरिब्रल हेमिस्फेयर के बीच में। तो ये हुआ ब्रेन स्टेम। सेरिबेलम करके भी एक पोर्शन होता है हमारे ब्रेन का, जो कि सेरिब्रम नहीं है, वो सेरिबेलम अलग होता है। सेरिबेलम जो है वो हाइंड ब्रेन का पोर्शन है, वहीं सेरिब्रम जो था वो आपका फोर ब्रेन का पोर्शन था। सेरिबेलम का बेसिकली फंक्शन होता है हमारी बॉडी बैलेंस को मेंटेन करके रखना। तो जब कोई बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम कर लेता है तो वो कहीं ना कहीं डगमगा कर चल रहा होता है, उनके बॉडी का बैलेंस बिगड़ जाता है, विच इज़ ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ एल्कोहल ऑन सेरिबेलम पोर्शन ऑफ आवर ब्रेन। ठीक है, तो ये वही लिखा है, डैमेज टू द सेरिबेलम कॉजेज सेवरल प्रॉब्लम्स इन द मूवमेंट। पर्सन might not be able to exhibit movement properly and the reason behind is damage to our cerebellum। किसकी बात कर रहे हैं? अल्कोहलिज्म के। ठीक है, आई होप प्रिमिटिव सेंट्रल कोर इज क्लियर टू यू। अब देखते हैं लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम कैसे फॉर्म हुआ होता है? ब्रेन के न्यूक्लियाई का एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होता है, आपस में बहुत ज़्यादा कनेक्शन फॉर्म करके न्यूक्लियाई मिल के बनाते हैं लिम्बिक सिस्टम को। ठीक है, अब ये जो सिस्टम होता है ना, ये बहुत से इमोशंस को गवर्न कर रहा होता है, जैसे कि हंगर हो गया, प्लेजर हो गया, या किसी भी तरह का मोटिवेशन, कोई भी चीज़ क्यों ना हो, उसको लिम्बिक सिस्टम गवर्न कर रहा होता है। ये भी बहुत ही पुराना पोर्शन है ब्रेन का, जस्ट लाइक आवर हाइंड ब्रेन। और ये क्लोजली सिचुएटेड होता है सेरिब्रल हेमिस्फेयर के वॉल के। ठीक है, और इतना ही नहीं, इसका एक और भी फंक्शन है। ब्रेन सिस्टम कंसर्न विद द सेंस ऑफ स्मेल। ओके, इट गवर्न्स द सेंस ऑफ स्मेल एज वेल। जो सेरिब्रम होता है वो बेसिकली 2 हेमिस्फेयर में डिवाइड हुआ है। ठीक है, और एक थिन लेयर ग्रे मैटर की उसको कवर करती है, जिसको हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं। सेरिब्रम ब्रेन का वो पार्ट है जो कि विजन, लैंग्वेज, मेमोरी, इमोशंस, ये सबको प्रोसेस करता है। ठीक है, सेरिब्रम हमारे फोर ब्रेन का हिस्सा होता है, यू शुड कीप दिस इन माइंड। अब जब हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स की बात कर रहे हैं तो 80% से भी ज़्यादा जो ह्यूमन बीइंग का ब्रेन का वेट है वो हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स ही कवर करता है। इतना ही नहीं, 70% जो न्यूरॉन्स होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, वो भी सेरिब्रल कॉर्टेक्स का ही हिस्सा होते हैं। तो यहाँ से आप इजीली समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट पोर्शन है हमारी ब्रेन का सेरिब्रम और सेरिब्रल कॉर्टेक्स भी। ठीक है,
इसको सबसे ज़्यादा रिसेंटली इवॉल्व पोर्शन माना गया है। जैसे कि हमने अभी पढ़ा था प्रीवियस स्लाइड में, हाइंड ब्रेन को सबसे प्रिमिटिव पोर्शन माना गया था, सबसे पुराना पोर्शन माना गया था। वहीं सेरिब्रल कॉर्टेक्स सबसे रिसेंट है, जस्ट उसके विपरीत, किसका, नर्वस सिस्टम का, ठीक है। और ये हाईली डेवलप होता है ह्यूमन बीइंग में एज़ कम्पेयर टू अदर स्पीसीज। फिश के पास कोई भी सेरिब्रल कॉर्टेक्स नहीं होता है। रेप्टाइल और बर्ड्स जो होते हैं उनके पास सेरिब्रल कॉर्टेक्स तो होता है, तो बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव यानी कि बहुत ज़्यादा पुराना है, उतना इवॉल्व नहीं हुआ है जैसा कि ह्यूमन बीइंग का सेरिब्रल कॉर्टेक्स हुआ रहता है। वहीं जब हम अगर लोअर एनिमल जैसे कि रैट हो गए ना, चूहे हो गए, या स्क्विरल, उसी के टाइप के जो भी एनिमल्स हैं, उनकी बात करें तो उनका सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो होता है ना, वो थोड़ा छोटा और स्मूथ होता है एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन बींग्स एंड अदर स्पीसीज दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट। अब एक और चीज़, जो हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स है ना, उसमें फोल्ड्स, हिल, वैली, ये सब कुछ मतलब इस टाइप के कॉन्वोल्यूशंस प्रेजेंट होते हैं। इसी वजह से ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स इजीली हमारे छोटे से हेड में फिट हो जाता है। तो देखा होगा जिसमें ज़्यादा फोल्ड्स होते हैं, क्रीजेस होते हैं, वो चीज़ ज़्यादा इजी तरीके से कहीं भी फिट बैठ सकती है ना। इस तरह के कुछ फोल्ड्स, क्रीजेस ब्रेन के डायग्राम में, ब्रेन के स्ट्रक्चर में हमने ऑब्जर्व किया है। फिर ये है स्ट्रक्चर एंटायर ब्रेन का, ये है सेरिब्रम, और ये है उसके साथ में उसका सेरिब्रल कॉर्टेक्स। यू कैन इजीली सी यहाँ बहुत सारे फोल्ड 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 सब बने हुए हैं, है ना। फिर कॉर्पस कैलोजम, ये जो येलोश कलर का पोर्शन है, पाउडर येलो कलर का पोर्शन जो है। फिर आते हैं थैलेमस पे, ये रहा थैलेमस, ये हाइपोथैलेमस हो गया। फिर ये है छोटा सा पिट्यूटरी, ये पॉन्स है जो कि स्लीप साइकिल को रेगुलेट करता है। इनवॉलेंट्री एक्शंस को कौन रेगुलेट करता है, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, यहाँ पे है। स्पाइनल कॉर्ड, फिर सेरिबेलम जो कि बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बॉडी का बैलेंस मेंटेन करके रखता है, वो है सेरिबेलम। इसके बाद है हम मिड ब्रेन को देखते हैं कि ये पूरा पोर्शन ही मिड ब्रेन का है, एंटायर पोर्शन, जिसके बारे में हमने भी डिस्कस किया, ठीक। अब आते हैं एंडोक्राइन सिस्टम पे। एंडोक्राइन सिस्टम होता है ना, ये बेसिकली एंडोक्राइन ग्लैंड से मिलकर बना होता है। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, वैसे ग्लैंड्स जिनका काम हमारी बॉडी में हॉर्मोन्स और केमिकल सब्सटेंसेस को प्रोड्यूस करना है। सिंपली वो प्रोड्यूस करते हैं, और उन सारे जो भी उनके सिक्रीशंस होते हैं, जिसको हम बेसिकली हॉर्मोन्स कहते हैं, उसको ब्लड स्ट्रीम में रिलीज़ कर देते हैं। अब ये जो हॉर्मोन्स हैं, इनका काम क्या होता है, मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ और बहुत से सेक्सुअल डेवलपमेंट्स को कंट्रोल करना, ठीक है। हॉर्मोन्स जो रहेंगे ये बेसिकली ह्यूमन, अच्छा देखो साइकोलॉजी में, हाँ, हॉर्मोन्स पढ़ने का क्या मतलब है, तो जो हॉर्मोन्स है ना, वो ह्यूमन बीइंग के इमोशंस को भी, उनके इमोशनल लाइफ को भी रेगुलेट कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहे होते हैं। विच इज़ वाई समवेयर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेक दिस इनटू अकाउंट कि व्हाट इज़ एक्चुअली द रोल ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम and why it is important to learn about it in psychology. Okay, तो to begin with थायराइड ग्लैंड को हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं, ठीक है। थायराइड ग्लैंड का जो सिक्रीशन है, जो हार्मोन है, वो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है। अब इस हार्मोन का फंक्शन क्या होता है, ये कॉन्सेंट्रेशन को रिड्यूस कर देता है अगर कहीं ये मतलब कि कम ज़्यादा सिक्रीट हुआ तो, और ये इरिटेबिलिटी भी कॉज करता है। देखो कब, जब थायराइड ओवर एक्टिव है, यानी कि जब ज़्यादा सिक्रीट होगा, तो हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन या फिर थायरॉक्सिन इज़ ऑल्सो डेंजरस। हाइपर सिक्रीशन, ठीक है, या फिर ओवर सिक्रीशन। क्या होगा ओवर सिक्रीशन से, कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा, किसी भी काम में अच्छे से मन नहीं लगेगा। वहीं पे इरिटेबिलिटी यानी कि इरिटेटिव बिहेवियर भी पर्सन का देखने को मिलेगा। वहीं अगर ये अंडर एक्टिव है, कम सिक्रीट हो रहा है, तो स्लिपी स्लिपी सा जो स्लगिश बिहेवियर होगा पर्सन का, ड्राउजीनेस है, वो सब चीज़ें ऑकर होंगी। अंडर या ओवर किसी भी सिक्रीशन, किसी भी हार्मोन का सिक्रीशन हो, वो कहीं ना कहीं बॉडी में डिसबैलेंस कॉज कर ही देता है। इसके बाद आते हैं पीनियल ग्लैंड, बहुत ही छोटा सा ग्लैंड होता है ये, पी साइज्ड ग्लैंड। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सेंटर में ब्रेन के। ये मेलाटोनिन प्रोड्यूस करता है। मेलाटोनिन क्या है, ये वैसा हार्मोन है जो कि स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट करके रखता है। फिर आते हैं पेनक्रियास में, ये इंटेस्टाइन के साइड प्रेजेंट होता है, ठीक है, कर्व बिटवीन स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। और इसका काम होता है शुगर मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना, लेवल ऑफ शुगर इन द बॉडी। क्यों, इंसुलिन, इंसुलिन क्या, इसके इंजेक्शंस डायबिटीज़ पेशेंट लेते हैं, इनकेस इंसुलिन का अमाउंट बॉडी में लाइक
appropriate नहीं हो पाता to metabolize the sugar, okay, because of which sugar level would gradually increase in the body. फिर है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अगर किसी में कोई ड्वार्फिज्म जो कि बहुत ज़्यादा कम हाइट होती है, कोई वो फेस कर रहा है, या फिर जाइजेंटिज्म, उसमें क्या होती है, हाइट नॉर्मल से बहुत ज़्यादा होती है, तो ये सब पिट्यूटरी ग्लैंड की इम्बैलेंसमेंट की वजह से होती है। ये लार्जेस्ट नंबर ऑफ अलग अलग हार्मोन प्रोड्यूस करता है हमारी बॉडी में। सबसे ज़्यादा हार्मोन कौन से क्रिएट करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। पोस्टीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी, इसके दो पोर्शंस होते हैं। पहले पोस्टीरियर को देखते हैं, ठीक है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है वो नर्वस सिस्टम द्वारा कंट्रोल किया जाता है। वासोप्रेसिन जो कि ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, ठीक है। वासोप्रेसिन विच कॉजेज ब्लड प्रेशर टू राइज, और रेगुलेट क्या करता है ये? वाटर का अमाउंट हमारे सेल में। फिर ऑक्सीटोक्सिन होता है, ठीक है, जो कि लैक्टेशन कॉज करता है इन विमेन। फिर एंटीरियर पिट्यूटरी का जो है वो, उसको हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इट रिस्पॉन्ड्स टू केमिकल मैसेजेस फ्रॉम ब्लड स्ट्रीम, और ये बाकी हार्मोन की प्रोडक्शन को भी ट्रिगर करता है, ठीक है। इसीलिए एंटीरियर पिट्यूटरी को मास्टर कहा जाता है। मास्टर वो जो हर चीज़ को देखता है, वो हर जो चीज़ को गवर्न करता है, तो उसका यही काम है एंटीरियर पिट्यूटरी का, किसी भी हार्मोन के सिक्रेशन को ट्रिगर कर देगा, ठीक है। फिर उसके बाद एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड जो है फाइट और फ्लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। किसमें? मैमल्स में। ट्रायंगल शेप के ग्लैंड्स होते हैं। ये सपोज एक किडनी है, तो किडनी के ऊपर में ये कुछ इस तरह से प्रेजेंट होते हैं एड्रीनल ग्लैंड। और जब भी कोई ऐसी सिचुएशन होती है जो फियरफुल हो, जहाँ पे पर्सन को डर लगे या ऐसा कुछ भी हो, जहाँ पे इंस्टेंटेनियस रिएक्शन प्रोड्यूस करना हो, वहाँ पे एड्रीनल ग्लैंड्स एक्टिवेट होते हैं और ये एक हार्मोन सीक्रेट करते हैं जिसको कहते हैं एड्रीनलाइन हार्मोन। ये स्ट्रेसफुल सिक्रेशन में रिलीज होते हैं। ओके, हियर आर द ग्लैंड्स एंड देयर प्लेसमेंट्स। पीनियल यहाँ रहेगा, ये पिट्यूटरी की लोकेशन है। थायराइड नेक में सिचुएटेड होता है। पैनक्रियाज यहाँ पे दिए हुए हैं। फिर ओवरीज जो है सिर्फ फीमेल में होंगी, एंड टेस्टिस आर प्रेजेंट इन मेल, एंड दिस इज द पैराथायरॉयड ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड। ओके, ये यहाँ पे ये एड्रीनल की लोकेशन गलत दी हुई है। दिस इज नॉट एड्रीनल ग्लैंड, दिस इज पैराथायरॉयड ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड इज प्रेजेंट अबव किडनीज। ये सपोज 2 किडनीज है हमारी, तो यहाँ पे ऊपर में एड्रीनल ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगे, एंड दे आर इन ट्रायंगुलर फॉर्म।